हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS PCS ड्रीम क्लासेज पर। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक होगा मौलिक अधिकार से रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और एक बात बता दें, ये हमारा मौलिक अधिकार का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद से ये जो हमारा चैप्टर है समाप्त हो जाएगा। तो जो भी दोस्त अगर हमारे इस मौलिक अधिकार चैप्टर्स को शुरू से नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, अपलोड कर दिया गया है। आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों वो है मौलिक अधिकार का छठा और सातवां हिस्सा कौन कौन से है और उसमें किस किस अनुच्छेद का वर्णन किया गया है उसको देखेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक छूटेगा, उसकी विशेषताएं यानी मौलिक अधिकार का कौन कौन से विशेषताएं हैं उसको। तो हम दोनों टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर फंडामेंटल राइट्स समाप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार का जो छठा भाग है दोस्तों, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ये मौलिक अधिकार के छठे भाग में इसका वर्णन किया गया, जो आर्टिकल अनुच्छेद 29 से 30 तक शामिल है। यानी केवल दो ही अनुच्छेद को इसमें रखा गया है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे। अल्पसंख्यक वर्ग है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी आप समझ रहे होंगे अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है। तो देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए इसमें बात को बतलाया गया है। केवल अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में ही चर्चा विशेष रूप से की गई है। ये मौलिक अधिकार के भाग 6 शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में जो आर्टिकल 29 और 30 में मिलता है। तो अगर अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा कोई सवाल आता है तो आप समझेंगे कि ये शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्गत मौलिक अधिकार में वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 29-30, तो 29-30 में कौन कौन से उसमें अधिकार को बतलाया गया उसको जानना आवश्यक है, ताकि क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो। तो आइए इन्हीं आर्टिकलों को देखते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए सुरक्षा। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए सुरक्षा। आसान है, समझ गए हम। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए यानी अल्पसंख्यक वर्ग के हित के लिए उनके हित में काम होना चाहिए और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। कोई वर्ग उसका दबाव नहीं बना सके, उनका सुरक्षा रहना चाहिए। अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी लोग हैं उनकी हितों में काम होनी चाहिए। यही तो कहता है आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए सुरक्षा। इसके अलावा भी वो अपने भाषा लिंग का उपयोग कर सकते हैं अपने माध्यम से, ठीक है। आर्टिकल 30 में क्या है, इसमें भी अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा कुछ अधिकार को बतलाया गया। तो कौन से हैं देख लेते हैं। आर्टिकल 30 ये कहता है कुछ शिक्षण संस्था बनाने एवं अल्पसंख्यक वर्ग को प्रशासन करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। इसका कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थान बनाने एवं अल्पसंख्यक वर्ग को प्रशासन करने का अधिकार। प्रशासन करने का अधिकार होना चाहिए, यह आर्टिकल 30 कहता है। इसमें भी अल्पसंख्यक वर्ग, तो आप
पहला देखिए कि इसके हितों के लिए काम होना चाहिए। जो भी कार्य होगा देश में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए होना चाहिए और उनकी सुरक्षा रहनी चाहिए। 29 कह रहा है। 30 में क्या कह रहा है कि कुछ शिक्षण संस्थान बनाने एवं अल्पसंख्यक वर्ग को प्रशासन करने का अधिकार। दो चीज यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे आप, शिक्षण संस्थान और प्रशासन। यहाँ से आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 30 को, यानी शिक्षण संस्थान की जहाँ भी बात करेगा, प्रशासन की जहाँ भी बात करेगा, वो समझेंगे अनुच्छेद 30 कह रहा है, जो मौलिक अधिकार की शिक्षा संस्कृति में वर्णन किया गया। और जहाँ भी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए बात करेगा, उनकी सुरक्षा के लिए बात करेगा, तो आप समझेंगे आर्टिकल 29 की बात कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस दोनों आर्टिकल को याद कर लेंगे। फिर से एक बार आइए देखते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए सुरक्षा होनी चाहिए, उनके हितों में काम किया जाना चाहिए। आर्टिकल 29। 30 कहता है कि कुछ शिक्षण संस्था बनाने, यानी जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षण संस्था बनाने का अधिकार होना चाहिए, उन पर रोक टोक नहीं होना चाहिए। वो किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, एवं प्रशासन करने का उन्हें अधिकार भी होना चाहिए। यह आर्टिकल 30 कहता है। तो आप जहाँ भी शिक्षण संस्थान प्रशासन देखेंगे आर्टिकल 30 को आप टिक आउट करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस दोनों अनुच्छेद को समझ गए होंगे। इसके बाद जो मौलिक अधिकार का भाग है दोस्तों, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भी देखेंगे हम अभी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल केवल इसमें 32 का वर्णन है, अनुच्छेद केवल 32। और ये आप 32 जो है मौलिक अधिकार का लास्ट अनुच्छेद है। आप पहले वाले वीडियोज में भी देखे होंगे कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, तो केवल 32 तक ही, और इसमें से जो भी अनुच्छेद आगे के हैं उसे हटा करके दूसरे भाग में उसको जोड़ दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मौलिक अधिकार का 7वां हिस्सा है, जो अनुच्छेद केवल 32 में इसका वर्णन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप यहाँ पे एक बात आश्चर्य में होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि 29, 30 हम शुरू से लाइन से अनुच्छेद को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक अनुच्छेद गायब है। भाई 31 अनुच्छेद कहाँ गया? तो 31 जो अनुच्छेद है दोस्तों, वो हमारे मूल संविधान में था, जो संपत्ति का अधिकार था। 31 जो था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या किया गया, इसे हटा करके अनुच्छेद 300 क में इसको शामिल कर दिया गया कि आप उसमें जाइए, और इसको संपत्ति के जो अधिकार है उसको हटा करके उसे दूसरे भाग में, यानी 300 क में उसको शामिल कर दिया गया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 पहले से मूल अधिकार में था, लेकिन उसको हटा दिया गया, तो बचा कौन? 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यानी संविधान के जो उपचार हैं उनके कौन कौन से अधिकार हो सकते हैं, उनको यहाँ पे तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से जो है कुछ रीट जारी किया जाता है, उसको यहाँ पे हम देखते हैं। कुछ रीट जारी होता है, वो रीट कौन कौन से हैं, तो आइए उन सभी रीटों के बारे में हम जानते हैं। पहला है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये हमारा पहला रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और दूसरा जो है दोस्तों अधिकार परीक्षा। तीसरा है परमादेश। और चौथा है अधिसूचना। और पांचवा प्रेषण। ये सभी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। तो जहां कहीं भी अगर रीट की बात कहेगा कि रीट जारी किया जाता है,
जारी किया जाता है जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का हिस्सा है, इसका भाग है, जो अनुच्छेद 32 में वर्णन किया है। जहाँ भी रीट की बात कहेगा तो आप समझेंगे ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार में इसका वर्णन है और ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लगाया जाता है। रीट कितने तरीके से जारी किए जा सकते हैं, तो वो 5 तरीके से रीट को जारी किया जा सकता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा अधिकार परीक्षा, तीसरा परमादेश, चौथा अधिसूचना और पांचवा उत्प्रेषण। एक बार फिर से ये जो हमारा 7वां भाग है मौलिक अधिकार का, संवैधानिक उपचारों की अधिकार की बात करता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। ये 7वां भाग मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल 32 में वर्णन किया गया है और इसमें कुछ रीट जारी किया जाता है। वो रीट 5 तरीके से जारी किए जा सकते हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, अधिसूचना और उत्प्रेषण। ये 5 तरीके से रीट को जारी किया जा सकता है। इस तरीके से आप मौलिक अधिकार के जो 7 हिस्सा था, 7 भागों में मौलिक अधिकार बटा हुआ था, उन हम 7 भागों को, 7 हिस्सों को खत्म कर चुके हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार से जुड़ी कुछ विशेषताएं हैं। आइए उन विशेषताओं को हम देखते हैं। पहला विशेषता जो है दोस्तों, वो है कि जो मौलिक अधिकार है न्यायोचित है और इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। यानी ये न्यायालय से स्वतंत्र है ये मौलिक अधिकार। अगर इन सभी मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, उनका दुरुपयोग किया जाता है, उनका सही ढंग से पालन नहीं किया जाता है, तो न्यायालय जाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला जो विशेषता है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी। ये जो मूल अधिकार है न्याय उचित है। इन अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है। दूसरा जो विशेषता है दोस्तों, वो है इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। एक बात यहाँ पे समझेंगे, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, हमारे देश में 2 तरह के न्यायिक व्यवस्था है। एक है सर्वोच्च न्यायालय और दूसरा है उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केंद्र में है और ये जो उच्च न्यायालय होता है ये राज्यों का अपना अपना न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है पूरे भारत का न्यायालय वो माना जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गारंटी व सुरक्षा दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को गारंटी और सुरक्षा देती है। इसके बाद वाली जो विशेषता है, मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। जो व्यक्ति जो है राज्य के खिलाफ बोल सकता है, उसका अधिकार है। ये भी मौलिक अधिकार का तीसरा विशेषता है। चौथा विशेषता जो है, यह अधिकार अस्थायी नहीं है। मौलिक अधिकार जो है अस्थायी नहीं है, अस्थायी आप कह सकते हैं, अस्थायी नहीं है। अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, यानी संविधान संशोधन 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। तो जब अस्थायी नहीं है तो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के माध्यम से इनको घटा बढ़ाया जा सकता है। आप जो है वीडियोज़ में भी देखें, पिछले वाले वीडियोज़ में, कि कैसे कोई अनुच्छेद को हटा दिया गया है, दूसरे अनुच्छेद में उसको शामिल कर दिया गया है, उसके भाग को हटा दिया गया है। तो ये मौलिक अधिकार जो है अस्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। इसे हटा भी दिया जा सकता है, फिर लाया भी जा सकता है, घटा बढ़ा दिया जा सकता है। पांचवा जो विशेषता है, मूल अधिकार सीमित है। एक सीमित दायरे में ये मौलिक अधिकार शामिल है। छठवा जो विशेषता है, छठा, राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल का, के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर समस्त मूलाधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ये जो विशेषता कह रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अगर राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगता है तो आर्टिकल 20 व 21 को छोड़ दीजिए। 20 और 21 आपको याद होगा कि उसमें क्या क्या बताया गया। उसको छोड़ करके
समस्त मूलाधिकार को निलंबित किया जा सकता है, उसको कुछ दिनों के लिए नहीं माना जाता। यानी 20-21 को छोड़ करके जितने भी मूलाधिकार हैं सबको निलंबित किया जा सकता है। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू होगा तब। इस तरीके से आपको कुछ हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट विशेषताएं को बतलाए। इसके साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। जो भी दोस्त अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इन सभी से जुड़ी वीडियो आपके पास और अधिक से अधिक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।